जी विधायक जी, हम लोग फेसबुक लाइव पे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हमें बता दें कि आज जो हम बातचीत करेंगे उसकी लाइव रिकॉर्डिंग जो है आपको कुछ ही घंटों बाद ग्रेनो न्यूज के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहां पर भी आपको उपलब्ध मिलेगा। अब जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि आज के हमारे इस लाइव बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं हमारे साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह के साथ आज हम बातचीत करेंगे जो क्षेत्रीय किसान हैं उनकी समस्याओं को लेकर। साथ ही धीरेन्द्र सिंह एक खुद कृषि पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान नेता भी रहे हैं, कई किसान आंदोलनों में अहम भूमिका निभा चुके हैं, अभी भी किसानों के साथ जुड़े रहते हैं। तो आज हम उनके कई कार्यों के इतर किसानों की समस्या के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो भी आम लोगों ने, आपके क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोगों ने और गौतम बुद्ध नगर जिले से जुड़े हुए कई लोगों ने सवाल पूछे हैं, उनका सवाल भी हम लेंगे। तो अभी इसी के साथ हम बातचीत की शुरुआत करते हैं जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी के साथ। विधायक जी, सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो आपसे है कि 2 दिन पहले एक घटना आई जेवर से सुनने में। आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक डॉक्टर पेशे से हैं, उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से जो सबसे बड़ी जो चिंता की विषय है वो ये है कि आपका विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण बहुल इलाका है। तो अगर गांव में कोरोना पैर पसारेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि गांव में इसकी जागरूकता और भी प्रभावी तरीके से हो, इससे लेकर आप लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं विधायक जी? देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से प्रत्येक गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए उन गांवों के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं और उन लोगों को जो भी सरकार की तरफ से सूचनाएं आती हैं या जो भी प्रोटोकॉल भारत सरकार से जारी होते हैं कोविड-19 से बचाव के लिए, वो हम उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन गांवों में पहुंचाते हैं। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि एक डॉक्टर मनिंदर पाए गए हैं जेवर में, वो कैलाश अस्पताल में नौकरी करते हैं। तो जैसे ही उनका पता चला परसों रात को 9 बजे सूचना आई, फौरन एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें जिम्स भिजवाया और उनकी पत्नी डॉक्टर हैं बुलंदशहर में, उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया। और जहां तक मैंने सूचना मंगाई थी इस बारे में, वहां संबंधित जो टीम काम कर रही है सर्विस लांस की, उनके माध्यम से जो सूचना मेरे पास आई थी, अभी मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि लगभग इन्होंने लगभग 30 मरीजों को देखा संक्रमण के कार्यकाल में। विभिन्न ग्रामों के वो उन सब तक पहुंच गई है टीम स्वास्थ्य विभाग की। लगभग 39 लोगों को इन्होंने देखा। तो उन तक टीम ने पहुंचकर उन लोगों को क्वारंटाइन किया है। साथ ही जहां वो काम करते थे हॉस्पिटल में, उसको भी 6-7 बार उसी दिन रात को सैनिटाइज किया गया और सारी डिटेल उनकी निकाली गई है, कहाँ कहाँ वो मिले, किन किन लोगों से मिले। जहां वो रहते थे मंगरौली रोड पर, उस जगह को सीज किया गया, 400 मीटर का रेडियस। और जहां उनके आस पड़ोसी रहते थे, जैसे 2 पुलिस वाले उसी कैंपस में रहते थे, उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया। अलावलपुर गांव के 22 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जिनमें से 16 लोगों को बाद में छुट्टी दे दी गई। तो इस तरीके से मैं पहले दिन से पूरी नजर इस पर बनाए हुए था, क्योंकि मुझे डर था कहीं इसका कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए। और जेवर में कोरोना पॉजिटिव का मिलना काफी चिंता का विषय था, लेकिन चूंकि वो डॉक्टर थे, हो सकता है किसी मरीज के माध्यम से या बुलंदशहर में जहां उनकी पत्नी रहती है वहां से वो संक्रमण आ गया हो। तो पूरा उसके बारे में प्रशासन भी मुस्तैद है और समय समय पर उसकी जो पर्यवेक्षण है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। गांवों में लोगों को सचेत किया जा रहा है। लोग खुद भी सहम से गए एक साथ सुनने के बाद कि जेवर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
लेकिन पूरा प्रयास है कि सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लोगों को इसके संक्रमण से बचाया जाए। जी विधायक जी, इस घटना को देखते हुए रूपा गुप्ता हैं, ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई समाज से भी हैं। उन्होंने इस घटना से जुड़े हुए होने के बाद इसके विषय में लिखा है। एक तो आपके कार्यों की, सराहनीय कार्यों का प्रशंसा करते हुए उन्होंने आपसे लिखा है और आपसे जानने की इच्छा जाहिर की है उन्होंने कि गांव में आज लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं या इंटरनेट से अभी भी वो दूर हैं, तो वहां पर आपके माध्यम से किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है? ये मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले रूपा गुप्ता जी मेरी बहन है और इनके माध्यम से हमने कई समाज की सेवाएं करवाई हैं और जो भी सामाजिक कार्य होते हैं ये हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को हाथ जोड़कर नमन करूंगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि आजकल इंटरनेट लगभग हर गांव में है, जो मोबाइल नेटवर्क है वो हर गांव में पहुंच चुका है। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे प्रत्येक गांव में और उनके माध्यम से सारी सूचनाएं संकलित की। जो भी नियम थे और जो भी प्रोटोकॉल थे कोरोना के, वो उसी के माध्यम से हमने गांवों में भेजे। हमने सोशल प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा हथियार बनाया लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील थी और उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की थी कि आप जहां हैं वहीं रहें, आप लॉकडाउन का पालन करें। तो चूंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले हमें उनकी बात का पालन करना चाहिए था, जिससे और लोगों में हम ये संदेश ना दें कि हम खुद ही लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डे वन से ही हमारा ये प्रयास रहा कि सूचनाएं अपने सोशल प्लेटफॉर्म से हम हर तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाएं। जी विधायक जी, आप इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को जो है भला कर रहे हैं। इस दौरान आप सेवा कर रहे हैं। अब जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि आज पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में स्कूल फी को लेकर जो है वो मुद्दा ट्रेंडिंग था। साथ ही आप कई जगहों पर जो उद्यमी हैं उनके लिए किस किस तरह के विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके वजह से उनके जो है उद्योग पर ज्यादा असर ना पड़े, इन सब को लेकर भी आपके द्वारा उनके सहयोग के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप उन लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, लघु और सूक्ष्म उद्योग, इसके लिए हमने उनकी जो संस्थाएं हैं उनसे बात की और उस वार्ता में हमने जिलाधिकारी और संबंधित प्राधिकरणों के जो सीईओ हैं या इंडस्ट्रीज के मैनेजर हों या फिर लेबर के डिप्टी कमिश्नर हों, सब लोगों को एक मंच पर साझा किया। उद्योगपतियों को ये दिक्कत आ रही थी कि उन्हें अधिकारियों से संपर्क करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि ऐसा समय ये आपातकाल का कि प्रत्येक अधिकारी रात दिन काम के माध्यम से इतना व्यस्त है कि वो ज्यादा समय किन्हीं और कामों के लिए नहीं दे पा रहा कोविड-19 को छोड़कर। तो मेरा विचार था, चूंकि आर्थिक मंदी निश्चित तौर से हमारे देश में आने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये चाहते थे, क्योंकि लघु और सूक्ष्म उद्योगों पर हमारे श्रमिकों का, बहुत सारे श्रमिकों का जीवन यापन टिका हुआ है, इसलिए हम एक बेहतर सुविधा देना चाहते थे उन लघु उद्यमियों को। उसके लिए एक मंच साझा किया गया और उनकी सारी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई। उसी दिन ये तय हो गया था कि किसी भी उद्योगपति को कहीं भी किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि कुछ उद्यमियों ने ये भी शंका जाहिर की थी कि हमसे फायर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, हमसे बहुत सी औपचारिकताएं मांगी जा रही हैं। तो ये उसी मीटिंग में तय कर दिया गया था कि सिर्फ एक वो अपने लेटर हेड पर अपना वो लिख के दे दें अपनी एक कि मैं इसके लिए पूर्ण तरीके से उत्तरदायी हूँ, और अगर कोई फॉर्मेलिटीज कमी आपको नजर आ रही है हमारे ऑनलाइन आवेदन में, तो उसे हम आने वाले दिनों में पूरा कर देंगे। तो एक ऐसा पोर्टल तैयार हुआ जिससे सारा सिस्टम एकीकृत हो गया। किसी भी उद्योगपति को कहीं भी किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही।
और मैं निरंतर संपर्क में हूँ अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से। मेरे पास भी उद्यमियों की समस्याएं आती हैं, तो मैं संबंधित विभागों से भेजकर उसका निराकरण कराता हूँ। तो ये प्रयास सार्थकता की ओर है। पोर्टल अच्छा बन गया, उसमें काफी आवेदन हुए, बहुत सारी कंपनियों को छूट दी गई अपने उद्यम चलाने के लिए। दूसरा प्रश्न आपने किया था फीस। बेशक ये जनभावनाएं हैं, और जैसे ही आनी प्रारंभ हुई, इस संबंध में मेरी कई वीडियो पेरेंट्स के साथ हुई, तो उनसे जो एक बात निकल कर आई, वो सारा संकलन मैंने किया उन बिंदुओं का, और फिर मैंने उसे लिपिबद्ध भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए। और फिर डिप्टी सीएम साहब, जो कि एजुकेशन भी देखते हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने बताया कि इस तरीके से एनसीआर, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक आईना है, वहां लाखों लोगों की इस तरीके से मांग आ रही है। उसी का नतीजा था कि परिवहन शुल्क माफ हुआ। मैंने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को बताया। उस वार्ता के बाद में हमने प्रमुख सचिव से भी वार्ता की, जो एजुकेशन देखती हैं। उसके बाद एक विषय और था कि जो प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है फीस में सालाना निजी विद्यालयों द्वारा, वो भी काफी हो जाती है, 7 से 8%, 10%। उस पर रोकथाम कैसे लगे, उसके लिए भी सरकार से बात कर एक शासनादेश लागू कराया गया। उस शासनादेश में ये स्पष्ट वर्णित है कि कोई भी निजी विद्यालय इस सत्र में, यानी 2020 और 21 के सत्र में, कोई भी शुल्क में वृद्धि नहीं करेगा। और अगर किसी ने कर दी है और किसी पेरेंट्स ने की गई जो वृद्धि है उसके अनुसार फीस भी अगर जमा कर दी है, तो ये सरकार ने छूट दी कि उस बच्चे की फीस, जो भी अंतर आएगा बढ़ी हुई फीस का और पुराने सत्र का, वो अगले महीने की फीस में समाहित कर दी जाएगी। तो इससे काफी लाभ पेरेंट्स को हुआ। जो वृद्धि थी वो रुक गई, और अगर किसी ने फीस बढ़ाई उसके बच्चे से ले ली गई, तो वो भी आने वाले महीनों में एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की काफी सुविधाएं जो हम दिला सकते थे जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाकर, वो दिलाई गई हैं। और जहां तक ट्यूशन फीस की माफी का मुद्दा है, तो यहाँ तस्वीर के दो पहलू आ जाते हैं। दूसरा पहलू है तस्वीर का, एक पहलू तो हो गया पेरेंट्स की परेशानियां जी, आर्थिक मंदी के इस दौर में उनके सामने आने वाली दिक्कतें, जूम एप्लीकेशन या अन्य माध्यमों से जिस तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है उसका निम्न स्तरीय होना। और दूसरा पहलू इसका ये है कि सरकार के ये निर्देश हैं कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह को नहीं रोका जाएगा। फैक्ट्री चले, इंस्टीट्यूशन चले या ना चले, लेकिन उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी मालिक को। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो तनख्वाह भी देते हैं अपने टीचरों की, 4th क्लास कर्मचारियों की, बिल्डिंग का मेंटेनेंस और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये एक बीच का रास्ता निकालने वाली बात थी कि किस तरीके से पेरेंट्स को लाभ भी हो ट्यूशन फीस का या अन्य शुल्क का, और उधर जो विद्यालय संचालित करने वाला मैनेजमेंट है वो भी अपने आप को स्थिर रख पाए। इस तरीके के कुछ प्रस्ताव हमने सरकार को भेजे हैं, और पूरा प्रयास हमारा जारी है। और मेरा ही नहीं, हमारे जो 2 साथी विधायक हैं, दादरी से माननीय तेजपाल जी और नोएडा से पंकज जी, हम तीनों ही विधायक आवाम की जो समस्या और भावना है उसे सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि निर्णय इसमें सरकार को लेना, हम जनता के और सरकार के बीच के एक माध्यम है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम अपना फर्ज अच्छी तरह से अदा कर रहे हैं। तो पूरा प्रयास जारी है जनता को और ज्यादा लाभ दिलाने के लिए। जी बिल्कुल विधायक जी, आपका सराहनीय कदम है इस दिशा में। अब जो है हम लोग अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज
किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का पुण्यतिथि भी है और आप समय समय पर किसानों की आवाज को उठाते रहे हैं। आप कई प्रमुख किसान आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप चौधरी महेंद्र सिंह जी को किस रूप में याद करना चाहेंगे? देखिए, एक फिल्म हमने देखी थी जब हम बहुत छोटे थे, हो सकता है कहीं तीसरी चौथी क्लास में या दूसरी में हो। उस फिल्म का नाम था उपकार, जिसमें ये गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। एक नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान और जय किसान। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत से पहले किसान को अन्नदाता के रूप में इस देश में जाना तो जाता था, लेकिन उनकी आवाज उठाने के लिए कोई मंच नहीं था। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आज उनकी पुण्यतिथि है, वो महान किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिन्होंने किसान आंदोलनों के माध्यम से किसान की आवाज को एक नई दिशा दी। और मैंने ये देखा कि उन्होंने बहुत सी सरकारों को अपने आंदोलनों के माध्यम से नतमस्तक किया। ये लोकतंत्र का वो स्वर्णिम काल रहा उनके समय में, क्योंकि ये लोकतंत्र में निहित है कि अगर सरकारें अपने कर्तव्यों से चूक करें तो प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। इस चीज को उन्होंने चरितार्थ किया, किसानों को एक पहचान दिलाई और किसान आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने जो भी लाभ किसान को वो दिलवा सकते थे वो दिलवाए। और किसानों की एक पहचान उन्होंने देश में ही नहीं वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कराई। तो इसके लिए मैं उन्हें नमन भी करना चाहता हूँ उनकी पुण्यतिथि के मौके पर। और जो भी हमारे किसान साथी हैं या जो भी उनके नाम पर किसान राजनीति करते हैं, उन सबसे मेरा यही आग्रह है कि जिस भाव से उस महान नेता ने किसानों को एक अहमियत दिलाई इस देश में, वो भी उनके आदर्शों का सम्मान करते हुए चौधरी साहब के और उनकी ईमानदारी का सम्मान करते हुए उनके बताए गए रास्तों पर चलते हुए किसानों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहें और पॉजिटिव और सकारात्मक आवाज उठाते रहें। ये मेरा आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सभी किसान भाइयों के लिए संदेश है। जी विधायक जी, अब हम किसानों, आपके क्षेत्र के जो जुड़े हुए किसान हैं, उन्होंने जो सवाल पूछा है आपसे, मैं उस पे आता हूं। सबसे जो बड़ी समस्या उनको पिछले कई सालों से उनको सामना करना पड़ता है कि जब गेहूं उनके यहाँ खेत में उसकी उपज हो जाती है, लेकिन उसे रखने के लिए जो बारदाना होता है तो उसके रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो अपने खेत से गेहूं को पैक करके वो सोसाइटी में या जहां भी बेचना हो, जहां भी लाना हो, वहां ला पाए। तो इसकी समस्या है। इससे लेकर के प्रिंस भारद्वाज ने लिखा है आपके लिए कि आप इस समस्या के उचित समाधान के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये समस्या पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। प्रिंस भारद्वाज जी हमारे युवा कार्यकर्ता हैं और हमारे बेटा समान है, उनको साधुवाद। हमेशा ये समस्याएं उठाते रहते हैं। मैं रोजाना मॉनिटरिंग करता हूं अपने क्षेत्र के सारे कॉल केंद्रों की। यह बात सत्य है कि लॉकडाउन के कारण जिस तरीके से उद्योग धंधे बंद हुए, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के सामने आई कि जो जूट की फैक्ट्रियां थी जहां बोरों का निर्माण होता था, वहां श्रमिकों के चले जाने के कारण वो भी नहीं चल पाई और उन जूट फैक्ट्रियों की बंगाल में एक बहुत बड़ी तादाद है। ये समस्या आई और ये सरकार के समक्ष भी थी। हमने बीच में इन समस्याओं के लिए कृषि मंत्री जी को लाइन अप किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें हमने आगरा मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर मंडल और अपने जनपद से किसान प्रतिनिधियों को लिया था और इस समस्या से अवगत भी कराया था। हमने इस परिचर्चा में एक कृषि के बहुत बड़े पत्रकार हैं हमारे एसपी सिंह साहब, जो दैनिक जागरण दिल्ली में रहते हैं, भारत सरकार को देखते हैं, तो उनके भी संस्मरण हमने साझा किए थे। तो वास्तव में ये समस्या जो बोरे सप्लाई की थी वो इसलिए बाधित हुई क्योंकि इनका उत्पादन नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी सरकार ने व्यवस्था की। हमने देखा
कि जो प्रोसेस था इस बार वो थोड़ा सा, जब किसान अपना टोकन लेने जाता था तो उसे दिक्कतें आई, लेकिन उसके लिए हमने एक FCI का कांटा इस क्षेत्र में लगवाया कॉल केंद्र, और वो विशेष आग्रह से और बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद लगवाया। जहां किसी भी केंद्र पर किसान को दिक्कत होती है, हम उस FCI के तौल केंद्र पर उस किसान की मदद कराते हैं। और आज शाम तक मैं प्रिंस भारद्वाज जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज शाम तक सभी तौल केंद्रों पर वारदाना पहुंच जाएगा। मैं निरंतर 4 दिन से किसी को सोने नहीं दे रहा, प्रशासनिक अधिकारी को जो इस कार्य को देख रहे हैं, और मुझे बहुत ज्यादा चिंता है किसान भाइयों की। मैं जानता हूं कि मौसम खराब हो रहा है आजकल, अगर कहीं प्रकृति ने अंगड़ाई ली तो जो साल भर की मेहनत है किसान की वो खत्म ना हो जाए। आज मेरे पास सूचना अभी आई है 3 बजे कि सभी तौल केंद्रों पर वारदाना आज शाम तक पहुंच जाएगा। तो कल प्रिंस भारद्वाज साहब आप एक सूची बनाइएगा सभी तौल केंद्रों को फोन करके, जहां पर भी वारदाना न हो आप मुझे अवगत कराइएगा, वहां वारदाना उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। जी विधायक जी, आपके क्षेत्र से जुड़े हुए एक किसान हैं सुनील शर्मा, उनका सवाल है आपसे और आपको बताना चाहते हैं कि विधायक जी कई ऐसे क्रय विक्रय केंद्र हैं, सरकारी क्रय विक्रय केंद्र, जहां समय से अधिकारी नहीं आते हैं और वो उचित व्यवहार भी नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि बहुत से किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए किस दिशा में विधायक जी के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, वो जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, जहां तक किसान सम्मान निधि का विषय, ये कहना बड़ा आसान है कि बहुत से किसानों को नहीं मिला, लेकिन अगर हमारे पास सूची आए कि इन किसानों को नहीं मिला और इनकी पात्रता उचित थी, तो हमारी समझ में बात आती है कि हम उसे अग्रसारित कर किसान सम्मान निधि उसे दिलवाएं, उसका हक दिलवाएं। जहां तक इनका दूसरा सवाल है कि दुर्व्यवहार करते हैं कुछ जगह, अगर कहीं भी आपसे कोई दुर्व्यवहार करे तो आप निश्चिंत भाव से हमें बताइए, उस अधिकारी का इंतजाम किया जाएगा। क्योंकि उन्हें ये समझाना मुझे अच्छी तरह से आता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सुनील शर्मा जी आप हैं, आप जनता हैं, और जनता ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाती है, हम जैसे लोगों को चुनती है, सरकारें बनाती है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं उस अधिकारी को उसके अधिकारों का एहसास कराना, और जनता के प्रति अधिकारी को किस तरीके से बर्ताव और शिष्टाचार से रहना चाहिए, ये भी हम उसे सिखाएंगे। मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ। जी विधायक जी, एक हैं बालेंद्र कौशिक, सभासद नगर पंचायत जहांगीरपुर से। इन्होंने लिखा है कि माननीय विधायक जी, जहांगीरपुर नगर पंचायत से 176 राशन के फॉर्म भरकर जेवर पूर्ति कार्यालय में भेजे गए थे, जबकि सिर्फ उनमें से 11 लोगों का ही नाम सूची में आया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि पिछले दिनों राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में काफी लापरवाही बरती गई थी प्रशासन के तरफ से। तो इस दिशा में क्या कुछ ठोस कार्रवाई किया जा रहा है? साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है आपसे कि विधायक जी इस पर त्वरित उचित कार्रवाई करवाया जाए। इनका संदेश मुझे व्हाट्सएप से प्राप्त हो गया था बालेंद्र जी का, और मैंने इनका संदेश पढ़ भी लिया था अभी 2 घंटे पहले। लेकिन मेरे पास चूंकि वो सूची नहीं थी जिन लोगों ने अप्लाई किया था। देखिए, हम कब सक्षम हो सकते हैं आपकी मदद करने में? जो लोग अप्लाई करते हैं उसका एक सिस्टम बना हुआ है, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से या ऑनलाइन। जब भी आवेदन हो 2-3 उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, और कार्डधारी के लिए कुछ पात्रता की शर्तें हैं, जैसे पक्का मकान ना हो, 4 पहिया वाहन ना हो। तो जब आप अप्लाई कर देते हैं, ये सारी चीजें फिर जांच की जाती हैं। अगर आप हमें सूची उपलब्ध करा देते, इन लोगों ने अप्लाई किया था और इनकी पात्रता सूची ये है, तो हमें सुविधा हो जाती उन लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप वो सूची, जिस तरीके से आपने संदेश भेजा था और मैंने वो पढ़ भी लिया था, मैं यही सोच रहा था कि आपसे मैं सूची मंगवाऊं और जो लोग उसमें रह गए उन लोगों को उनका वाजिब हक दिलवा पाऊं। जी विधायक जी, चौधरी सतीश जगत राम
ने आपसे सवाल पूछा है और वो आपको बताना चाहते हैं, संदेश लिखा है उन्होंने आपके लिए। विधायक जी, कई दिनों से नवादा सहकारी समिति पर तुलाई नहीं हो रही है, वहां पर कट्टे नहीं हैं। पिछले कई दिनों से किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। मौसम आए दिन खराब हो रहा है, जिससे किसान बहुत परेशान है। उन्होंने संदेश लिखा है आपके लिए। आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी? इसका जवाब मैं आपको इससे पहले वाले सवाल में दे चुका हूँ। वारदाना नहीं था, इसलिए कॉल नहीं हो पाई थी सतीश जी। कल आप चेक कीजिएगा, रात तक सभी कॉल केंद्रों पर वारदाना पहुंचाए जाने की सूचना जिला प्रशासन द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है। तो अगर कल के बाद भी कोई समस्या आपको नजर आए तो आप निश्चिंत होकर बताइएगा। आपने एक प्रकरण बताया था दनकौर में, किसानों के लिए जो तिरपाल आदि होते हैं उसकी दुकानें बंद हैं, तो वो आपके आग्रह पर और आपके हुक्म पर खुलवा दी गई थी। कोई भी किसान भाई जिसे जरूरत है अपने बोंगे या पिटोरों के लिए तिरपाल आदि लेने की, तो वो वहां से खरीद सकता है। और कोई आपका हुक्म हो तो बताते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी विधायक जी, आपके क्षेत्र से जुड़े परवीन अत्री हैं, जो अपने कुछ और लोगों के साथ गुजरात में इस वक्त फंसे हुए हैं। उन्होंने लिखा है आपके लिए कि विधायक जी, हम वापस जेवर आना चाहते हैं। उदयपुर कलाखुरी से आपके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके आने के लिए क्या कुछ प्रबंध किया जा सकता है? पहली बात तो मैं जानकारी दे दूं अत्री साहब, उदयपुर और कलाखुरी खुर्जा विधानसभा का क्षेत्र है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्रावधान सरकार ने बनाया हुआ जन सुनवाई पोर्टल प्रवासी लोगों के लिए। आप उत्तर प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल पर जाइए, उसमें 2 कॉलम आपको मिलेंगे। एक तो वो लोग जो उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं राज्यों में, एक वो लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। अगर आपने उस पर अप्लाई कर दिया हो तो आप वो सूची हमें प्रेषित कीजिए। बहुत सारे माध्यम है मुझ तक पहुंचने के। मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल रखा है। उस माध्यम से आप अप्लाई करने के बाद वो स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। फिर हमारा काम है कि हम संबंधित नोडल ऑफिसर को आपका प्रकरण भेजेंगे। जो नोडल ऑफिसर उत्तर प्रदेश ने नामित किए हैं प्रत्येक राज्य के लिए अलग। अभी एक प्रकरण हमारे पास परसों आया था गोवा, दमन और दीव का। वो प्रकरण हमने रात्रि को 12:30 बजे संबंधित नोडल अधिकारी थे, दीपक कुमार जी प्रमुख सचिव है हमारे यहाँ और हमारे जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं, तो रात को 1:15 बजे यानी 12:45 पर उनका जवाब आया कि आपके जो लोग दमन में फंसे हुए हैं, मैंने उनके लिए व्यवस्था कर दी है। और उन्होंने होटल का नाम लिख के भेजा कि वो जितने भी लोग हैं उस होटल में खाना खाएंगे, और मैं वहां संबंधित ऑफिसर को भेज रहा हूँ, और जैसे ही व्यवस्था बन पाएगी उन्हें उत्तर प्रदेश में लाने की, वो करा दी जाएगी। जब तक आप हमें सही डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप हमसे बहुत दूर हैं, तब तक हमें थोड़ा सा पैरवी करने में दिक्कत हो जाती है। तो अत्री साहब आप निश्चित रहिए, क्योंकि आप पहले हम भी खुर्जा विधानसभा का जो आपका हिस्सा है वो जेवर में ही लगता था। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी मदद करने का, लेकिन जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज होने के बाद। और अगर आप उसके बिना मदद चाहते हैं तो आप जितने भी लोग हैं, एक गाड़ी में 3 लोग आ सकते हैं, एक ड्राइवर और 2 लोग और। आप उसी हिसाब से गाड़ी की व्यवस्था कर लीजिए, मैं आपके पास की व्यवस्था करवा दूंगा। जी विधायक जी, आपकी लोकप्रियता का ये परिचय है कि काफी सवाल आए हैं आपके लिए, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि मैं कुछ ही सवाल और ले पाऊंगा। किसानों से जुड़ा एक और आखिरी सवाल है, और ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि विधायक जी ने लगभग आपसे जुड़े जो तत्कालिक विषय हैं उन पे अपना जवाब दिया है। एक सवाल है विधायक जी, इमलिया गांव से जुड़े विपिन हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि मेरा सवाल विधायक जी से है कि जो किसान कोर्ट नहीं गए हैं मुआवजे के मुद्दे को लेकर, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है, और जनप्रतिनिधियों का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हुआ था, उसके बाद भी उन्हें कोई उचित लाभ नहीं मिल पाया है। तो विधायक जी से इसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि हमें कैसे उचित मुआवजा मिल पाएगा।
विपिन जी नाम बताया ना आपने? जी जी, विपिन है, इमलिया गांव से। हाँ हाँ, इमलिया मेरी विधानसभा का गांव है, मेरे बच्चे हैं विपिन जी। देखिए ऐसा है, 2017 से पहले जिस तरीके से कुकर्म किए पुरानी सरकारों ने, और जो अधिकारी तैनात थे प्राधिकरणों में, अभी एक सीएजी की जांच हुई है जिसमें एक प्राधिकरण का घोटाला इतने 1000 करोड़ का पाया गया है जो हमारे देश के कई राज्यों का सालाना बजट भी नहीं है। अब 2017 में हम लोग आए और डे वन से ही हम तीनों ही विधायक किसानों का पक्ष रखने के लिए हर मंच पर, वो मुख्यमंत्री जी हों या अधिकारियों के साथ बैठक हो, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि पहले जो कमियां सरकारों ने और प्राधिकरणों ने कर दी थी, किसानों की जमीन को औने पौने दामों में खरीद कर उन्हें बिल्डरों को दिया, और जो बंदर बांट पैसे की हुई, घूस के पैसे की, वो भी मैं फेसबुक लाइव पर बताना नहीं चाहूंगा, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से किसान को एक कमाई का जरिया बनाया, किसान के जीवन यापन के जरिए को उजाड़ कर उसकी जमीन को उसे गुमराह कर लिया गया। उसके बाद वही जमीन उसी रेट में बिल्डरों को, पूंजीपतियों को दी गई, और उससे जो मुनाफा हुआ कई गुना उसे बेचकर, उसकी बंदर बांट राजनीतिक लोगों ने, नौकरशाहों ने, पूंजीपतियों ने, बिल्डरों ने, सबने आपस में की। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पिछले 3 साल में कोई भी ऐसा घोटाला, कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार अगर कहीं प्राधिकरण में हुआ हो तो आप हमें बताइए। 1-2 मामले संज्ञान में आए थे प्राधिकरणों में जहां किसान से पैसे ले लिए गए थे, तो मेरे अवगत कराने के बाद उस पर तुरंत संज्ञान लिया गया और उन लोगों को नौकरी से भी बर्खास्त किया गया और वो पैसे भी वापस कराए गए। तो हम निरंतर हर मंच पर आपकी आवाज उठा रहे हैं। कुछ कानूनी अड़चनें उसमें आ जाती हैं, कई अदालतों के आदेश, यह बात आपकी सत्य है कि प्राधिकरण ने आपको रोका होगा कि आप कोर्ट मत जाइए, क्योंकि उस वक्त प्राधिकरण ये चाहता था कि अगर सारे किसान कोर्ट चले गए तो यहाँ सारा विकास कार्य रुक जाएगा। विकास कार्य इन द सेंस उनका भी विकास कार्य रुक जाएगा। तो हम लोग पूरे प्रयासरत हैं, दोनों और भी विधायक जो दादरी वाले हैं, पंकज जी भी हैं, हर मंच से आपकी बात को रखते हैं और मुख्यमंत्री से भी, बल्कि तल्ख लहजे में भी हम लोग कभी कभी आर्गुमेंट करते हैं कि पिछले 3 साल में हम कुछ ऐसा करें जिससे हम किसान भाइयों को उनकी जो समस्याएं चली आ रही हैं पुराने सरकारों की 20-20, 30-30 साल की, उन्हें हम इस 5 साल के कार्यकाल में निपटा सकें। जी विधायक जी, जेवर से जुड़े छात्र नेता हैं और एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जवाहर तालान। जवाहर तालान ने लिखा है आपके लिए, विधायक जी आपने जेवर विधानसभा में महिला डिग्री कॉलेज खुलवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने आपके लिए आगे लिखा है कि विधायक जी मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि हम लोगों को खुर्जा जाना पड़ता है डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए, एनआरईसी डिग्री कॉलेज खुर्जा, जो कि जेवर से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। और अगर हम ग्रेटर नोएडा पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो 37 किलोमीटर लगभग हमें पड़ता है, और साथ ही ग्रेटर नोएडा में भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या विधायक जी की कोई ऐसी योजना है कि जेवर विधानसभा में ही जो बॉयज हैं उनके लिए भी, लड़कों के लिए भी कोई डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? देखिए, या तो पता नहीं टेलीपैथी मेरी जुड़ी हुई है जवाहर तालान जी के साथ, या इनकी भावनाएं मेरे पास स्वप्न के माध्यम से आ गई हों। मैं आपको अवगत करा दूं कि आपके लिए मैंने जेवर के पास रबूपुरा में एक सह शिक्षा का विद्यालय मंजूर कराया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, कॉमर्स भी, आर्ट्स भी और साइंस भी। उसके लिए जमीन भी हमारी आवंटित हो गई है और पैसा भी रिलीज हो गया है। तो लड़कों के लिए, जिसमें लड़कियां भी पढ़ सकें, कोएड एजुकेशन में महाविद्यालय के तौर पर रबूपुरा में आपके लिए बनवा रहा हूँ। रबूपुरा इस विधानसभा के मध्य में पड़ता है। मैंने कन्या डिग्री कॉलेज क्यों बनवाया जेवर में? जब मैं गांवों में जाता था तो लड़कियां मुझे रोक कर कहती थी, अंकल जी अब हम कहाँ पढ़ेंगे, खुर्जा तो जा नहीं पाएंगे, बसों की हालत बहुत खराब है।
पुराने समय में आपने देखा होगा किस तरीके से गुंडागर्दी का बोलबाला था, तो कोई भला आदमी तो अपनी लड़कियों को भेजता नहीं था। अब जब ये हमने देखा तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि वो लड़कियां जिन्हें दूसरे घर भी जाना होता है वो अच्छी एजुकेशन के साथ दूसरे घर में जाएं। इसलिए मैंने विधायक बनते ही प्रयास शुरू कर दिया था। एक का मैंने आपसे वादा किया था जो जेवर में बन गया, और 2 विद्यालय और मैंने मंजूर करा लिए डिग्री। वो मैं एक रघुपुरा में बनवा रहा हूँ और एक दनकौर क्षेत्र में मायचा गांव के पास बनवा रहा हूँ, जिससे मेरी पूरी विधानसभा 3 महाविद्यालयों के माध्यम से एक ऐसी सुलभ और सस्ती शिक्षा दे पाए जहां मजदूरों के भी बच्चे पढ़ सके, जहां वो गरीब किसान भी पढ़ सके जिनके आमदनी के जरिए सीमित है। तो 3 विद्यालयों की सौगात आपके लिए मेरे 3 साल के पीरियड में है, और मेरा प्रयास होगा कि 1-1.5 साल में मैं इन्हें शुरू भी करा दूं ताकि एजुकेशन इनमें स्टार्ट हो जाए। जी विधायक जी, ओमकार भाटी का एक सवाल आया है आपके लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के पूर्व में आवंटित भूखंड खाली पड़े हैं, उद्यमी उन पर किन्हीं कारणों से उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। आप यूपीएसआईडीए ने उन भूखंडों पर इतना अधिक टाइम एक्सटेंशन फी लगा दिया है। अब वो आपसे चाहते हैं, ओमकार भाटी जी ने लिखा है आपके लिए कि क्या विधायक जी कोई ऐसा संभव है कि जो पूर्व में भूखंड जमीन आवंटित किए गए थे हम लोगों को, जिस कीमत पर किए गए थे, क्या उसी कीमत पर दोबारा हम लोग को दिया जा सकता है ताकि हम लोग अपने औद्योगिक कार्य को आरंभ कर पाए? ओंकार भाटी जी से पूछिएगा, इन्होंने मुझे बताया कि ये आरएम अब तो यूपी सीडा हो गया, पहले यूपीएसआईडीसी था। मुझसे इन लोगों ने शिकायत की कि वो यूपी सीडा के जो आरएम हैं वो बहुत ज्यादा करप्ट हैं। मैं इनके साथ लखनऊ गया तो मैंने इनकी सारी समस्याएं बहुत मुस्तैदी से सरकार के समक्ष पेश की, और आज मुझे ये बताते मैं खुशी है कि उसका भ्रष्टाचार हमने सिद्ध किया और उसे यहाँ से कानपुर अटैच किया गया उस अधिकारी को, क्योंकि उसने विगत 2-3 साल से इन लोगों को बहुत परेशान किया हुआ था। और इनके लिए हम धीरे धीरे ऑनलाइन पोर्टलों की व्यवस्था करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी उद्यमी को किसी कार्यालय के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े, जो भी भूखंड आवंटन की प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और विद इन टाइम हो। अब आप ये सोचें कि जो व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी थी विगत के समय में, एक बहुत लंबा पीरियड था, उसे धीरे धीरे दुरुस्त करने में और जो कमियां सामने आ रही हैं थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन पूरी व्यवस्थाएं माकूल बनाने के लिए आप थोड़ा समय और दीजिए। जो आपने अभी मांग की है उसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा कर लूंगा, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि इसका नियम क्या है। बिना नियम समझे मैं आपको कोई गलत जवाब दे दूं तो वो मुनासिब नहीं होगा। धन्यवाद। जी विधायक जी, अंत में व्यापारी आपके जेवर से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल है, उनका 2 सवाल मैं लूंगा। एक व्यापारी हैं सलीम रॉ, जेवर से जुड़े हुए हैं आपके, उन्होंने लिखा है कि विधायक जी सुबह 7 से 11 बजे तक कुछ दुकान जेवर में खुल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके तरफ से भेदभाव किया जा रहा है और कुछ दुकानदारों को परेशान भी किया जा रहा है। तो वो ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते थे, तो हमने उनका ये संदेश आप तक पहुंचाया है। आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपको मुझसे अवगत कराना पड़ेगा व्यक्तिगत तौर से। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, किसी और को पता नहीं चलेगा। 9458 579800। आप मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके का भेदभाव हम बढ़ता जा रहा है। ऐसे कौन से व्यापारी हैं जो अपने रसूख के बल पर दुकानें खोल रहे हैं, और ऐसे कौन से कमजोर व्यापारी हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब तक आप ये क्लासिफिकेशन मुझे नहीं समझा देंगे तब तक मैं किस आधार पर कहूंगा। ये तो एक सामान्य समस्या हो गई। अब मैं कैसे ढूंढूंगा कि कौन रसूख वाले व्यापारी हैं
और कौन कमजोर व्यापारी हैं जिनकी कोई नहीं सुनना। लेकिन आपसे सलीम जी इतना कहना चाहता हूं कि आपका विधायक कमजोर नहीं है। अगर आपको लगे कि कहीं अन्याय है तो आपको न्याय दिलवाने का काम मैं करूंगा। आप सूची भेजिए बताए गए नंबर। जी विधायक जी, एक आखिरी सवाल व्यापारियों से जुड़ा हुआ। एक व्यापारी हैं जेवर से ही जुड़े हुए, उनका एक अनुरोध है आपसे। उनका एक कहना है कि हम छोटे दुकानदार हैं, हमारे पास अब इतना भी पैसा नहीं बचा है कि मैं अपने जो मकान मालिक हैं उन्हें किराया भी दे पाऊं। तो हम लोग के लिए भी क्या कुछ उचित कार्य किया जा रहा है, वो जानना चाहते हैं आपसे। आपकी समस्या जो मेरे संज्ञान में है, अब जो छोटे व्यापारी हैं वो टूट चुके हैं, लेकिन हमें पहले जिंदगी को संभाल कर रखना है। इसलिए हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे छोटे व्यापारियों को राहत दिलवाई जाए। भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है और धीरे धीरे जिला प्रशासन की नॉलेज में भी सारी बातों को हम ला चुके हैं। आने वाले समय में छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है और समय निर्धारित हो जाएगा कि पहले चरण में हम किस तरीके की दुकानों को खोलेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा सब्र और कीजिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके यहाँ राशन सामग्री या खाने की दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमें उसकी सूची बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर सकते, और उसके वो भूखा ना रहे, उसके परिवार में कोई भूखा ना सो। इस चीज की नैतिक जिम्मेदारी आपका विधायक होने के नाते मेरी है। जी विधायक जी, मैं संक्षिप्त में आंकड़ा साझा करते हुए आपसे आखिरी संदेश और अपील लूंगा। अभी तक जो टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है गौतम बुद्ध नगर जिले में वो है 242। अभी जो टोटल डिस्चार्ज हो चुके हैं पेशेंट उनकी संख्या है 169। 4 लोगों की कोविड-19 पॉजिटिव जो थे उनकी मौत हो चुकी है हमारे जिले में। एक्टिव केसेस कोविड-19 के हैं हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर में 69। अभी संस्थागत तौर पे 442 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। आज 169 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया था जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो विधायक जी, ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ संख्या जरूर हमारे जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिल जाते हैं। और एक दृश्य और भी आता है अलग अलग जगहों से कि कुछ जगह पे आज भी गिने चुने ही वो लोग हैं जो आज भी गाइडलाइन को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि बहुत संख्या में लोग सावधानी बरत रहे हैं, हिम्मत से भी काम ले रहे हैं। और साथ ही हमारा जो गौतम बुद्ध नगर है वो सटा हुआ है, दिल्ली का भी बॉर्डर है, तो वहां से भी अभी भी कई मजदूर दूसरे राज्यों से चलकर पैदल भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आखिरी में आपका क्या संदेश है आम लोगों के लिए और क्या अपील करना चाहते हैं आप विधायक जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके निरंतर ये बयान आ रहे हैं प्रवक्ता के माध्यम से, अभी हमें ज्यादा खुश होने की आवश्यकता है नहीं। कोरोना का साथ आने वाले कुछ महीने या कुछ साल हमारे साथ रह सकता है। ये जो लॉकडाउन की अवधि है ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो दूरदर्शी सोच है जिसके लिए उन्होंने समय रहते यहाँ लॉकडाउन 24 मार्च को ही घोषणा कर दी थी। ये ट्रेनिंग पीरियड हम रहना सीख लें कि हमें आने वाले समय में जब दुकानें खुलेंगी या हम काम पर जाएंगे या बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो इस लॉकडाउन के पीरियड में फिजिकल डिस्टेंस बनाना सीख लें, अपने हाथों को बार बार साफ करना सीख लें, मास्क लगाना सीख लें। कुल मिलाकर जो हमारी आदतें रही हैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं अरे कोरोना हमें आ ही नहीं सकता, बहुत से लोग यकीन करने को तैयार नहीं होते। अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि इसका जो संक्रमण है वो आपको हो सकता है 15 दिन पता ना चले, आपके शरीर में सिम्टम ना आए, आपकी इम्यून शक्ति अच्छी हो, लेकिन तब तक तो आप सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर देंगे। इसका मूल तथ्य है कि आप संक्रमित हैं या नहीं है, हमें अपने आसपास के लोगों को भी इससे बचाना है। ये मूल भावना हमें अपने अंदर रखनी पड़ेगी। और ये जिला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था इस प्रदेश के लिए भी, बल्कि मुझे तो उम्मीद थी कि इस जनपद गौतम बुद्ध नगर में
सबसे ज्यादा संक्रमण इस प्रदेश में कोरोना का यही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर थी इस जिले पर। हमने उन्हें शुरू में ही अवगत कराया था। ये है एनसीआर का ऐसा इम्पोर्टेंट जिला है जहाँ सबसे ज्यादा प्रवासी लोग रहते हैं या बाहर से आते हैं। जो भी फ्लाइट आती है दिल्ली, उसमें से उतरने वालों की एक बहुसंख्यक तादाद नोएडा से होकर गुजरती है, नोएडा में रहती है। मुख्यमंत्री ने इस जिले पर विशेष फोकस किया और फोकस करते हुए उन्होंने मीटिंगें भी की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, अधिकारियों को सचेत रखा, रात को सोने भी नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास रहे। मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा, क्या जरूरत है आप सबकी मिलकर इस कोरोना से लड़ाई लड़ने। हम ये ना सोचें कि सरकार क्या करेगी या अधिकारी क्या करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले या उन्हें काम में लगाने से पहले ये देखें कि हमारा क्या फर्ज है। ये एक संकेत है हम सभी के लिए कि वो प्रकृति जिसका हमने विनाश की पूरी वारत लिखी पिछले 30-40 सालों में, हमने इस देश की 60% नदियों को सुखा दिया। हमने इस देश की हवा को इस लायक बना दिया जिसमें हम भी सांस न ले सकें। हमने इस पृथ्वी से पेड़ों को नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर जो इकोलॉजिकल बैलेंस हमने इस प्रकृति का बिगाड़ा, और संभवतः इंसान अपने आप को ये समझने लगा था कि वो सबसे ताकतवर है, लेकिन आज उस इंसान की ताकत को एक ऐसे वायरस ने चुनौती दी है जिसे आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सके। ये इंसान की ताकत उस एक छोटे से वायरस ने दिखाई है प्रकृति के माध्यम से। इसलिए मानव सभ्यता को अगर बचाना है तो हमें प्रकृति से खिलवाड़ को भी रोकना पड़ेगा, अपनी जरूरतों को कम करना पड़ेगा, और सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस के साथ आने वाले समय में क्या नियम होंगे, फैक्ट्री के, स्कूलों के क्या सीटिंग प्लान होंगे, खाने की टेबलों पे कुर्सी की दूरी कितनी होगी, रेस्टोरेंट में क्या व्यवस्था होगी, इन सारी चीजों में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अभी भी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप घरों पे रहें और सोशल की बजाय फिजिकल डिस्टेंस पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आप अपने घर में भी हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 1-1.5 मीटर की दूरी घर में भी बना के रखें। अपने गांव में, अपने कस्बों में, जहां भी आप रहते हैं, अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इसके खिलाफ उठकर खड़ा नहीं हो जाएगा और एक जनजागरण नहीं होगा, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों के खिलाफ एक सूत्र में पिरो दिया था, उसी तरीके से प्रत्येक हिंदुस्तानी को इस कोरोना के संक्रमण से निजात पाने के लिए सूत्र में आना पड़ेगा। तभी हम इस वायरस को भगा पाएंगे। आप सभी लोग मेरे साथ रहे। और रोहित जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपका रहा। इस बहाने इस लॉकडाउन की अवधि में लोगों के मैंने सुझाव जाने और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। जनता ही हमारी पाठशाला है, हम जनता से सीखते हैं कि हम कैसे और बेहतर सेवाएं उन्हें दे सकते हैं। इस परिचर्चा में जुड़े हुए कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और इस कार्यक्रम के आयोजक को भी मेरा बहुत प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद। जी विधायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल दुरुस्त संदेश दिया। हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि आप प्राकृतिक से खिलवाड़ ना करें, एकजुट रहें, एक साथ मिलकर इस कोरोना के लड़ाई से हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। विधायक जी, एक बार फिर से आप हमारे साथ लाइव इस बातचीत में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।